लेकिन इससे पहले कि ये चीज आगे और उसे डोमिनेट करके जबरदस्ती वो सब करने पर मजबूर कर रही थी, रसिका ने वापस से वीरेंद्र को पीछे से हक कर लिया। लेकिन इससे पहले कि ये चीज आगे और बढ़ती, वहां पर एक शख्स आकर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, ये शूटिंग अभी के अभी बंद करो। सभी लोग शॉक्ड रह गए। संजय ने कैमरा बंद कर दिया और पलटकर जब उस इंसान की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। करिश्मा, तुम? संजय और सैम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। करिश्मा उन सभी के सामने खड़ी हुई थी और वीरेंद्र को एक्टिंग करते हुए देख वो दंग रह गई। जब वीरेंद्र ने करिश्मा को देखा तो वो भी एकदम चौंक गया। तभी करिश्मा थोड़ा आगे चलकर आई और संजय की तरफ देखकर बोली, आपकी एक्ट्रेस वापस आ गई है, इसलिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। तभी सैम अपनी जगह पर से उठकर आया। करिश्मा, लेकिन तुम कहां चली गई थी? तुम्हें पता है हम सब कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी करिश्मा ने एक लंबी सांस भर के कहा, मैं ये सब आप लोगों को बाद में बता दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ वीरेंद्र से बात करनी है। करिश्मा को वहां देखकर वीरेंद्र ने राहत की सांस ली और रसिका से खुद को दूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रसिका के मूड की लस्सी बन चुकी थी। कहां वो वीरेंद्र के साथ इंटीमेट होने के सपने सजा रही थी, लेकिन करिश्मा ने एंड मोमेंट पर आकर उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। एक मिनट करिश्मा, पहले तो तुम हमें छोड़कर चली गई, अब तुम बीच में आकर हमारी अच्छी खासी शूटिंग को खराब कर रही हो। और वैसे भी हम तुम्हें अपनी कास्ट से निकाल चुके हैं और रसिका वीरेंद्र को ले चुके हैं। यह सुनकर करिश्मा का चेहरा उतर गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वीरेंद्र ने बात को काटते हुए कह दिया, एक मिनट संजय सर, करिश्मा ने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, उसके पीछे एक वजह थी, और क्योंकि अब वो वापस आ गई है तो आपको उसी को अपनी फिल्म में लेना चाहिए। इस बात पर करिश्मा मुस्कुराने लगी, वहीं दूसरी तरफ रसिका के तन बदन में आग लग गई। वीरेंद्र करिश्मा के करीब आया और उससे धीरे से बोला, क्या हुआ करिश्मा, तुम यहां कैसे? तुमने तो अपना मन बदल लिया था ना? तभी करिश्मा ने सलीके से अपनी आंखों को नीचे झुकाते हुए कहा, नहीं वीरेंद्र, मैं अब समझ गई हूं कि ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटकर नहीं भाग सकती। मुझे चीजों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। मैं अपने काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लेकिन अब मेरी लाइफ में जितनी भी फेक चीजें हैं ना, मैं उनको निकाल फेंकूंगी। ये सुनकर वीरेंद्र बहुत खुश हुआ और अपना सिर हिलाते हुए बोला, बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर। तुम्हें पता है यहाँ आकर तुमने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मैं भी समझ गया हूँ कि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना। पैसे, कपड़े लत्ते, महंगी गाड़ी, ये सब चीजें मेरे लिए सही नहीं है। मैं एक सन्यासी बन के ही रह सकता हूँ और मुझे वही जिंदगी पसंद है। सैम ने मुझे काम करने के लिए एडवांस पैसे तो बहुत दिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे दिल के ऊपर एक बोझ की तरह थे। मुझे समझ में आ गया है कि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना। तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। करिश्मा और वीरेंद्र दोनों को ही समझ में आ गया था कि वो एक दूसरे की जिंदगी नहीं जी सकते। अक्सर हमें दूसरों की जिंदगी ज्यादा आसान लगती है, इसलिए हम भी चाहने लगते हैं कि काश वो सब कुछ हमारे पास होता। लेकिन अक्सर ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। जब कौवा मोर की चाल चलने लगता है तो वो अपनी चाल भी भूल जाता है। उसके बाद वीरेंद्र सैम के करीब गया और अपनी नजरें नीचे करते हुए बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। आपने मुझे जितने भी पैसे दिए हैं, मैं वो एक एक पाई आपको वापस लौटा रहा हूं। तभी वीरेंद्र ने अपना फोन खोला और ऑनलाइन ट्रांसफर की मदद से सभी पैसे सैम को वापस लौटा दिए। वीरेंद्र की ऑनेस्टी देख सैम सरप्राइज रह गया। उसे पहले लगा था कि वीरेंद्र को पैसों का लालच है, इसीलिए वो उसे खूब सारे पैसे देकर खरीद लेगा। लेकिन असलियत में जब उसे वीरेंद्र की सच्चाई पता चली तो
वो वीरेंद्र का कायल हो गया। तभी उसने हल्के से मुस्कुरा दिया और वीरेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं ब्रदर, लेकिन तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। रसिका वहां खड़ी खड़ी वीरेंद्र को गुस्से से देख रही थी। तभी उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ी को कस के दबाकर तोड़ दिया, जिस वजह से उसके हाथ में से खून भी निकलने लगा। उसने अपना पैर जोर से वहां पटका और अपनी वैनिटी वैन में गुस्से से चली गई। चलो करिश्मा, लग जाओ काम पर, सैम ने कहा। तभी करिश्मा ने स्माइल किया और वो चेंज करने के लिए चली गई। वीरेंद्र ने एक सुकून की सांस ली। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया था। उसे वो सब कुछ नहीं करना पड़ा वो जिसके लिए नहीं बना था। वापस अपने सीधे साधे लिबास में आकर वीरेंद्र वहां से निकलने लगा। अचानक तभी पीछे से उसे रसिका ने पुकारा, वीरेंद्र, रुक जाओ। जब उसने पलटकर देखा तो रसिका गुस्से में उसकी तरफ चली आ रही थी। क्यों किया तुमने वो सब? हा? आखिर परेशानी क्या है तुम्हारी? तभी वीरेंद्र ने अपनी आंखें नचाते हुए कहा, परेशानी तो शायद तुम्हें है। पता नहीं क्यों तुम्हें नजर क्यों नहीं आता कि मैं उन सब चीजों के लिए नहीं बना, और ना ही मैं वो सब कभी करूंगा। वो तो शुक्र है करिश्मा का जो उसने आकर मुझे बचा लिया। तभी रसिका गुस्से के मारे उसे लुक देने लगी, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो वीरेंद्र के साथ बात को और नहीं बढ़ा सकती, इसीलिए उसने पलटते हुए कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब मेरे घर चलते हैं। वैसे भी हम वहां के लिए ही तो निकले थे। वो तो बीच में पता नहीं ये सब कहां से आ गए और हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। तभी वीरेंद्र की नजर रसिका के लेफ्ट वाले हाथ की तरफ गई। ये तुम्हारे हाथ में पट्टी कैसे बंधी है? रसिका झेप गई, क्योंकि इसके जवाब में उसको वीरेंद्र को बताना पड़ता कि वो चोट उसे गुस्से के मारे चूड़ी तोड़ने की वजह से आई थी। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मामूली सी खरोच आ गई थी। नहीं, दिखाओ मुझे, ये तो बहुत गहरी चोट लग रही है। तभी वीरेंद्र ने जबरदस्ती उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और हथेली को उलट पुलट कर देखने लगा। अब रुको, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। तभी रसिका ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वीरेंद्र ने किसी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसे मेरे शरीर की ऊर्जा से मालूम पड़ जाएगा कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। छोड़ो ना ये सब, हम चलते हैं यहां से। वीरेंद्र पहले सोच में पड़ गया कि उसे रसिका के साथ जाना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी उसने बाद में फिर हामी भरते हुए कह दिया, ठीक है, जल्दी चलो यहां से। शिवानी बार बार अपना फोन खोलकर देख रही थी, लेकिन वीरेंद्र ने अभी भी उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था। इस बात से वो बहुत ज्यादा उदास थी और अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। देखा, मुझे पता था मुझसे अलग होते ही इस लड़के का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ये तो मेरे मैसेज और कॉल तक का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मेरे बारे में तो क्या खाक सोचेगा। शिवानी अपने घर में बैठे बैठे वीरेंद्र के लिए न जाने क्या क्या सोच रही थी, लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि वीरेंद्र ने उसके लिए रसिका के साथ एक्टिंग करना तक छोड़ दिया था। तभी किसी ने शिवानी के घर के दरवाजे को खटखटाया। खटखटाने के साथ किसी के गाड़ी के हॉर्न की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कौन आ सकता है इस वक्त? शिवानी ने हैरान होकर खुद से पूछा, और उसके बाद वो सीधा दरवाजा खोलने के लिए चली गई। शिवानी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के बाहर इस वक्त किशोर खड़ा हुआ था, और वो भी अपने सभी आदमियों के साथ। शिवानी हैरान हो गई और गुस्से में बोली, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तभी किशोर सीधा शिवानी के घर के अंदर चला आया। ये तुम क्या कर रहे हो? आगे मत बढ़ो बिल्कुल भी, वरना अच्छा नहीं होगा। किशोर अपने मुंह में चिंगम चबा रहा था। दादागिरी करते हुए वो शिवानी के करीब आने लगा। मैंने कहा ना, तुम मेरे करीब मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी पीछे से डॉली अपने कमरे से निकल आई।
क्या बात है शिवानी, कौन आया है? ये बोलते बोलते जब उसने किशोर को वहां देखा तो उसके होश उड़ गए। तू यहां पर अब क्यों आया मेरी बेटी को परेशान करने के लिए? डॉली ने चिल्लाकर कहा। तभी किशोर ने कसकर शिवानी का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, क्यों? क्या मैं अपनी शिवानी से मिलने के लिए नहीं आ सकता? हाँ? किशोर ने बदमाशों की तरह डॉली से पूछा। छोड़ मेरा हाथ, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। किशोर, मैं बहुत मारूंगी तुझे। तभी किशोर ने शिवानी का हाथ कस के पकड़कर पीछे की ओर मोड़ दिया। आ! दर्द के मारे शिवानी की चीख निकल गई। छोड़ मेरी बच्ची को, ये तू क्या कर रहा है? डॉली चिल्लाई। तभी किशोर के आदमी पीछे से निकलकर डॉली को पकड़कर खड़े हो गए। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब वो तेरा दोस्त तो वो भी चला गया ना यहाँ से। अब कौन बचाएगा तुझे? कोई है यहाँ पर जो तुझे मुझसे अलग कर पाएगा? हा? किशोर गंदे तरीके से शिवानी के शरीर को देख रहा था। शिवानी घबराने लगी। इस सब के बीच में उसे वीरेंद्र के ख्याल के अलावा और कुछ नहीं आ रहा था। कहाँ हो तुम वीरेंद्र? बचा लो मुझे आकर यहाँ। चलते चलते अचानक वीरेंद्र के सिर में दर्द होने लगा। क्या हुआ वीरेंद्र, तुम ठीक तो हो? रसिका ने घबराकर पूछा। तभी वीरेंद्र ने गंदा सा चेहरा बनाते हुए कहा, पता नहीं, अचानक से सिर में दर्द हो रहा है और मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वीरेंद्र की परेशानी देख रसिका भी समझ नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तुम नई जगह आए हो ना शायद, इसलिए। रसिका और वीरेंद्र इस वक्त रसिका के गांव में पहुंच चुके थे। फिर वीरेंद्र ने एक लंबी सांस भर के कहा, और कितनी दूर है तुम्हारा घर? मुझे घबराहट सी हो रही है। शायद अब मैं और लंबा नहीं चल पाऊंगा। बस यहीं पर है, वो देखो, वो वहां से चौथा घर, रसिका ने फौरन कहा। तभी वीरेंद्र उसके कहने पर उसी दिशा में जाने लगा। रसिका का घर जहां पर था वो इलाका काफी अलग था। इतने घर होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं है। सड़क पर एक इंसान का बच्चा तक नजर नहीं आ रहा था। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर रसिका ने उस पर खटखटाया। वीरेंद्र अपना सिर घुमाकर आसपास की जगह को देख रहा था। अचानक तभी घर का दरवाजा खुला और रसिका के सामने उसके दादाजी बलदेव खड़े हुए थे। तभी उसने मुस्कुराकर वीरेंद्र की तरफ इशारा किया। दादाजी, ये है वीरेंद्र। तभी वीरेंद्र ने रसिका के दादाजी की तरफ देखा। वो दिखने में लहीम शहीम इंसान थे। उनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी, गले में एक माला भी डाली हुई थी। उनके हुलिये को देखकर वीरेंद्र थोड़ा झेप गया, क्योंकि वो उसे कोई साधारण हस्ती नहीं लग रहे थे, जो कि सच भी था। तभी बलदेव ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो ये है वीरेंद्र। आओ, अंदर आ जाओ। तभी वीरेंद्र ने अपना सिर झुकाकर बलदेव को विश किया। उनके अंदर आने पर बलदेव ने दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी देर हो गई बरखा तुम दोनों को। तुम तो घर से जल्दी निकली थी ना? बलदेव के मुंह से बरखा नाम सुनकर अचानक वीरेंद्र के कान खड़े हो गए और वो उनकी तरफ देखकर बोला, बरखा? लेकिन तुम्हारा नाम तो रसिका है ना? ये सुनकर रसिका एकदम चेप गई, क्योंकि उसने वीरेंद्र से अपना असली नाम छुपाया था और वो इतने दिनों से झूठे नाम के साथ उसे मिल रही थी। ऐसे में वीरेंद्र को यह मामूली सा झूठ भी बहुत बड़ा लगा। क्या बरखा और बलदेव वीरेंद्र को अपना सच बता देंगे, या वीरेंद्र को खुद ही उनकी इंटेंशंस के बारे में पता चल जाएगा? दूसरी तरफ किशोर क्यों आया था अब शिवानी के घर? क्या वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला था? जानने के